हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद 180 के स्पीड में। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे बहुपरावर्तन एवं बहुप्रतिबिंब यानी मल्टी रिफ्लेक्शन एंड मल्टी इमेज। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़े थे परावर्तन के नियम, अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन यानी प्रकार भी पढ़ लिए थे, नियम भी पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुपरावर्तन। तो बहुपरावर्तन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि बहुपरावर्तन का अर्थ क्या होता है। इसको जानने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा, छोटा सा रिक्वेस्ट, ज्यादा नहीं, कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए मेंबर के रूप में आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो सके और हमें भी प्रॉफिट हो। आपको प्रॉफिट ये होगा कि जो आपसे रिलेटेड हम वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, बिना खोजे हुए, बिना ढूंढे हुए। जैसे ही आप मोबाइल को ऑन कीजिएगा वैसे ही नोटिफिकेशन आपके फोन पर आया हुआ रहेगा। आप क्लिक करिए और बहुत अच्छे से देखिए। हम आशा करते हैं कि वीडियो क्वालिटी एंड साउंड बहुत अच्छा क्वालिटी में होगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये सामने आपके मुंह पर, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको समझेंगे। बहुपरावर्तन एवं बहुप्रतिबिंब, मल्टी रिफ्लेक्शन एंड मल्टी इमेज। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे बहुपरावर्तन क्या है। आप इसको दो तोड़ में समझिए, दो टुकड़ा में करके। बहु का मतलब होता है बहुत सारा, और परावर्तन आप समझ में करते हैं, काहे कि आप समझदार इंसान हैं और इसके साथ साथ आप 8 क्लास में पहुंच चुके हैं। तो परावर्तन का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस से प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाना, लौट जाना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी उसे क्या कहते हैं, परावर्तन। अब बहु का मतलब बहुत सारा, तो आप समझ चुके होंगे क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, इसका काम याद आता है। बहु परावर्तन यानी परावर्तन होगा लेकिन बहुत सारा होगा, तो उसे क्या कहेंगे, बहु परावर्तन। एवं बहुप्रतिबिंब, बस श्योरली है कि जब बहुत बार परावर्तन होगा तब बहुत सारा इमेज बनेगा, है कि नहीं है। जैसे आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो रहे थे तो आप, एक आईना था तो आपका एक ठोस दिखाई दे रहा था, उसको बोलेंगे सिंगल रिफ्लेक्शन हुआ तो वहां पे एक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे जब बहुत सारा रिफ्लेक्शन होगा बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा। आप समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बहु परावर्तन। चलिए आपके सहानुभूति के लिए हम इसको पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि अगर हम आपके सामने लिखते रहे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको मतलब हम टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए इसको लिख दिए हैं। तो हम समझते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम बताते हैं कि बहु परावर्तन एवं बहु प्रतिबिंब। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन है कि जब प्रकाश की खास किरणें एक से अधिक बार परावर्तन होती है तो उसे कहते हैं बहु परावर्तन। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहु का मतलब होता ही है बहुत बार। अब परावर्तन का मतलब लौटना, टकराकर सरफेस से लौटना। तो ये जो घटना है हम देखेंगे समतल दर्पण पर। तो इसको हम देखते हैं बारी बारी से। जब प्रकाश की खास किरणें एक से अधिक बार परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, बहु परावर्तन। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे बहु परावर्तन। अब चलते हैं इसका बहु परावर्तन की घटना का उपयोग, यानी यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी इसका यूज कहाँ पे है, कहाँ यूज होता है। अब सारा चीज का यूज है। जैसे कोई भी वस्तु है तो उसको खरीद लिए हैं, तो आखिर उसको खरीदे हैं क्यों, क्योंकि उसको यूज करना है लाकर। उसी प्रकार से आखिर हम बहु परावर्तन और बहु प्रतिबिंब को पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे है उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं बहु परावर्तन की घटना का उपयोग। इसमें पहला है कि पनडुब्बियों के बाहर का दृश्य देखने में। पनडुब्बियों के बाहर का दृश्य देखने में, जैसे आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसको आप समझ सकते हैं। तो जैसे मानिए पनडुब्बियों के बाहर दृश्य देखने में, क्या इसका मतलब क्या हुआ। अब जैसे मानिए कोई, जैसे नेवी हो गया, जो मतलब जल में रहता है, जो सेना लोग जल में रहते हैं, उनको बाहर का दृश्य देखना है।
और वो पानी में रहेंगे तो बाहर का दृश्य नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए इस रूम में हम हैं तो बाहर का दृश्य तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी हमको देखना है बाहर का दृश्य, तो क्या करेंगे, तो वहां पे लागू होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी बहुपरावर्तन का नियम लागू होगा। वो कैसे लागू होगा, आपको थोड़ा सा हम एक फिगर बनाते हैं, आप समझिए। जैसे मानिए यहां से ये मान लीजिए छत है, और यहां से हमको ये घर में देखना है, यहां ये समझिए ये घर है। अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और यहां से हमको बाहर का दृश्य देखना है, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक इस तरह से समतल दर्पण को लगाते हैं, यहाँ पे प्लेन मिरर। तो यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे होगा, नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहां से प्रकाश की किरण आएगा। तो समझिए आप पहले, जैसे बाहर का दृश्य देखना है तो बाहर का दृश्य यहां से एक डंडा में करके और यहाँ पे एक दर्पण लगा देंगे। अब ये दर्पण को घुराएंगे तो मान लीजिए ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये समझिए ऐसे हो गया, ठीक। अब यहां से प्रकाश आएगा, तो आने के बाद देखिए, जैसे मान लीजिए यहां से प्रकाश आया, आने के बाद ऐसे आएगा, यहाँ पर भी एक दर्पण लगाया हुआ रहता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन करवाना है एक से अधिक बार, तो यहाँ पर अब यहाँ से लौट के प्रकाश यहाँ है इस दर्पण पे, अब यहाँ से जब यहाँ दर्पण पे पड़ेगा तो यहाँ पड़ने के बाद ऐसे घूर जाएगा, ये घूरेगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि बाहर क्या हो रहा है। अब इसका यूज पनडुब्बियों में होता है, कहने का मतलब जो जल के अंदर रहते हैं उनको देखना है बाहर का दृश्य, तो एक दर्पण यहाँ लगा देते हैं, उसको नली की सहायता से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर दूसरा दर्पण पे आएगा, दूसरा दर्पण से यहाँ से ऐसे दूसरा दर्पण पे आएगा, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख तक पहुंचेगा। तो यह एक से अधिक बार परावर्तन हुआ, इसको क्या बोल रहे थे, बहुपरावर्तन। तो आप समझ गए पनडुब्बियों के बाहर का दृश्य देखने में। आगे है टैंक में, टैंक समझते हैं, जैसे आर्मी लोग या मतलब भारतीय सेना लोग, उनको दिया जाता है टैंक। अब ये टैंक से तोप को दागते हैं। आप देखे होंगे युद्ध में, जब युद्ध होता है, आप फिल्म में भी देखे होंगे कभी, टैंक से तोप को दागा जाता है दूसरे को मतलब मारने के लिए या आक्रमण करने के लिए, तो उसमें भी इसी का उपयोग होता है। अब अगर मान लीजिए ये टैंक है, ये टैंक है मानो, अब यहां से बाहरी अगर आदमी आके पूरा यहाँ बैठ के देखेगा दुश्मन पीछे से आ रहा है और यहाँ से बैठ के देखेगा, तो सबसे पहले तो ये मारा जाएगा जो बैठ के देख रहा है। और ये सारा चीज जो होता है लोहा का होता है, आयरन का बना होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट धातु है, मतलब इस पे थोड़ा सा घात भी होगा, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर यहाँ से बैठ के देखेगा तो मारा जाएगा। आप समझिए भारत के जो बड़े बड़े सूरवीर या राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्यों मारे क्यों जाते थे, उनको मारे जाने का एक ही रीजन था कि हाथी बैठ के लड़ते थे। क्या समझे, हाथी पर बैठ के लड़ते थे, यानी दूर से ही दिखाई देता था कि वहां पे आ रहा है और उसको मार गिरा, भाला मार देता था। तो किसी भी युद्ध का पहला नियम होता है कि बिना शोर किए हुए उस युद्ध में कदम रखना। अब भारत के राजा मारे जाने का एक ही कारण था कि बड़े बड़े हाथी पर चढ़ के लड़ते थे, और दुश्मन दूर से ही देखता था उसको, और दूर से देखता पीछे सवार करता था। अब हाथी पर तू बैठ कर लड़ रहा है तो मतलब जिसको नहीं देखना है वो भी देखेगा। उसी प्रकार से यहाँ टैंक पे बैठ के देखेगा कि पीछे दुश्मन आ रहा है, क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ये मारा जाएगा। तो यहाँ पे घटना घटता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। यहाँ पर एक लगाता है दर्पण। अब ये मान लीजिए यहाँ इसे प्रकाश आया, इधर से दुश्मन आ रहा है, यहाँ से अब यहाँ पर भी एक होता है दर्पण लगाया हुआ। अब इधर से मान लो यहाँ दर्पण पे आया, अब फिर यहाँ से लौटेगा यहाँ पे, और देखना है इधर, इसको एक और दर्पण लगाएंगे यहाँ से थोड़ा सा कर्व करके, यहाँ से आया यहाँ पे, ये दर्पण देखिए समतल दर्पण यहाँ पे है। अब इधर से प्रतिबिंब यानी जो दुश्मन आ रहा था उसका प्रतिबिंब इस आईना से टकरा करके दूसरे वाले पे आया यहाँ पे,
अब इससे भी टकरा करके ये हमारी आंखों तक पहुंचा। देख लीजिए कि हमारे रेंज से कितना दूर है, ये हमारे रेंज से कितना नजदीक है, ये पता करने के लिए टैंक में भी इसका उपयोग करते हैं। टैंक मैंने समझ रहे हैं, तो आपको फिगर के सहायता से आप समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, इसको देख लिए, इसको बोलते हैं टैंक। तो चलिए अब हम टैंकों में तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं बैंकरों में छिपे सैनिकों के द्वारा बाहरी का दृश्य देखने में। अब टैंक समझिए, टैंक जैसे मान लीजिए घर के जो बड़ा बिल्डिंग पे लगाया हुआ रहता है नल के लिए, टंकी जिसको बोलते हैं, बड़ा सा ड्रम होता है, उसमें छुपे देखने के लिए। लेकिन बंकर जिसको बोल रहे हैं, बंकर इसी प्रकार से, यानी तोप जिसको बोलते हैं, तोप, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन बैंकरों में छिपे हुए लोग, यानी कहने का मतलब तोप में छुपे हुए लोग बाहर के दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब समझ चुके हैं। अब है मेला में। आप देखे होंगे जैसे महाकुंभ में मेला लगा, अब महाकुंभ में मेला लगा तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां से लौटकर घर तक नहीं पहुंच पाए, वो अभाग्यशाली होंगे जो वहां से घर नहीं पहुंच पाए सुरक्षित। अब है कि मेलों में, अगर मेला में इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, तो आप जैसे एक वायरल है रील, इंस्टा पे आप देखते होंगे, जैसे एक औरत चिल्लाती है कि सूरज ये गोलू, आप देखे होंगे ये वायरल चलता है, जैसे कि हम यहाँ ही हो, कंट्रोल रूम भी आओ ये देखे होंगे। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का सिद्धांत लागू करेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का सिद्धांत लागू नहीं होगा तो आप मेला में व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे। अब जिससे पूरा बहुत ज्यादा भीड़ रहता है तो किसी को चेहरा देखना या चेहरा को पहचान पाना नामुमकिन हो जाता है। तो उसी से बचने के लिए एक उपयोग किया जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। और मान लीजिए यहाँ पे पूरा भीड़ है, इसके ऊपर से एक दर्पण लगाएंगे, अब जितना लोग हैं, अब यहां से हमको देखना है, जितना लोग हैं इस सब का इमेज इस दर्पण पे पड़ेगा, इस दर्पण पर से हम देख पाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि मेला में भी इसका उपयोग होता है। उसी प्रकार से खेल के मैदान में, खेल के मैदान में भी इसी प्रकार से यूज किया जाता है। अब है सबसे लास्ट और छठा, ये सैलून में। अब सैलून में चले जाएंगे और केवल जो हम चेहरा देखते हैं रोज, एक आईना को टांग देगा और आपको बाल काटेगा, तो आपका जो आगे वाला फेस तो आपको दिखाई देगा कि हमको कैंची से किधर काट रहा है, या फिर कैंची से किधर हमको एब्रो मार रहा है, किधर चिन्हानी मार रहा है, ये सब आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आपके पीछे वाले पार्ट में जब वो काटना स्टार्ट करेगा बाल को, तो आपको दिखाई नहीं देगा। उसी से बचने के लिए आप देखे होंगे सैलून में कि मतलब फेस और बैक दोनों तरफ, यानी फ्रंट और बैक दोनों तरफ मिरर को लगाया जाता है, समतल दर्पण को, ताकि आप वहां देखिएगा तो उस दर्पण में पीछे वाला पार्ट भी दिखाई देगा। जब बाल काटेगा पीछे वाला तो आप आगे से पीछे वाले पार्ट को देख सकते हैं। आप नोटिस किए होंगे कि वहां पे जब प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, अनगिनत बनता है। अनगिनत कैसे बनता है आप समझिए। जैसे मानिए ये है समतल दर्पण, सपोज करिए दिस इज प्लेन मिरर, और यहाँ पे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया है। अब यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, टकराते रहेगा बार बार। यानी यहाँ पे जो है 0 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे अगर 90 डिग्री का बनता तो 3 को इमेज बनता। आपको आगे हम बताएंगे कि किस डिग्री पे मतलब झुकाएंगे 2 दर्पण को तो कितना इमेज बनेगा, आगे बताएंगे हम, थोड़ा सा सब्र रखिए। लेकिन हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है। तो जब 0 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत होगी, इनफाइनाइट। तो आप समझ चुके होंगे। सबसे पहला बात, पनडुब्बियों को दृश्य देखने, पनडुब्बियों के बाहर का दृश्य, टैंक में, बैंकरों में, मेलों में, खेल के मैदानों में, और साथ ही साथ सैलून में। तो चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक, चलिए वहां तक समझ गए होंगे। अब आगे है कि दर्पण को जब 2 दर्पण को यानी रखेंगे एंगल बनाकर, यानी एंगल होता है 360 डिग्री तक होता है, तो उस मतलब जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब एंगल बनाकर 2 समतल दर्पण को रखेंगे
तो कितना इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, वो सारा चीज हम जानेंगे। तो सबसे पहले है कि किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच किसी बिंब को रखने पर प्रतिबिंब का बनना। यानी किसी समतल दर्पण, दो समतल दर्पण होना चाहिए। जब दो, मान लीजिए एक ये दर्पण है और एक ये दर्पण है, जब दो समतल दर्पण को किसी एंगल के साथ रखने पर प्रतिबिंब का बनना, यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे। सबसे पहले जब किसी दर्पण पर झुके, यहाँ झुके, जब किसी दर्पण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है तब एक से अधिक प्रतिबिंब बनता है। हम आपको बताए थे कि जब सैलून में आप बाल बनाए गए, मैंने बाल बनाने के लिए गए थे, तो वहां पे देखे होंगे कि दो दर्पण, एक आपके आगे यानी फ्रंट साइड पे, एक आपके पीछे यानी बैक साइड पे, जब दोनों का प्रतिबिंब है जब रिफ्लेक्ट हो रहा था तो एक से अधिक बार रिफ्लेक्ट होने के कारण वहां पे अधिक इमेज बन रहा था। ठीक है, तो हम बताएं अभी कि जब दो दर्पण को झुका के रखिएगा तो दर्पण में प्रतिबिंब भी अधिक बनेगा। तो उसी को देखेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट को देखते हैं। जब दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर झुका हो तो कितना दर्पण बनेगा, यानी कितना प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए ये एक दर्पण है, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर झुका हो, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर झुका हो, तो कितना, यानी इस तरह से कितना प्रतिबिंब बनेंगे। इस तरह से एक वस्तु का 3 प्रतिबिंब बनेगा। हम आपको बताएं कि जब 90 डिग्री पर दो समतल दर्पण को व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रतिबिंब। ये मान लीजिए दर्पण है, क्या है, दर्पण, और दोनों समतल दर्पण है। ये M1, इसको मान लीजिए M1 दर्पण, इसको मान लीजिए M2 दर्पण। M1 दर्पण, M2 दर्पण, ये 2 दर्पण हुआ, और यहाँ पे रखे हैं वस्तु को। यहाँ वस्तु है, क्या है, वस्तु, और ये वस्तु का 3 प्रतिबिंब बनेंगे। एक तो इसके साइड में, जैसे मान लीजिए आप सैलून में गए हैं तो आपके सामने तक बनवे करिए, और उसके पीछे भी एक बनता है, 2 बना। इसको 90 डिग्री पर रखें, उसको 90 डिग्री पर नहीं रहते, उसको रहता है 0 डिग्री पे। एक आगे एक पीछे, आप बीच में खड़े हैं तो कोई एंगल नहीं बना रहा है, वो भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, आप भी खड़ा है, कोई एंगल नहीं। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एक वस्तु है तो इसका एक तो बनवे गया, ये इमेज 2 है। सबसे पहले इसको देखिए, I1 इमेज फर्स्ट, पहला प्रतिबिंब है ये, इसका बना इधर, क्या समझे। अब इसका बनेगा इधर I2, यानी इसका प्रतिबिंब इधर, 2 बना। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा 3। अब इसको निकालने के लिए प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा थीटा। फॉर्मूला है 360 डिग्री बटा थीटा। यहाँ पे 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है इधर हुआ 360 डिग्री बटा थीटा -1। अब ये बताइए कि इसमें -1 काहे लगा दिए, अब इसको वैसे ही काहे छोड़ दिए। तो सबसे पहला बात है कि 360 डिग्री बटा थीटा, अगर सम आता है, सम, जैसे मान लीजिए सम में 8, 10 और मान लीजिए 12, 6, ये सब सम संख्या है। इसको जब सम इमेज आएगा, जैसे काटने पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको निकालते हैं 360 डिग्री, ऊपर लिखना है 360 डिग्री बटा एक कोण के मान लिखना है कि कितना एंगल पर रखे हैं, तो रखें कितना पे, 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री को नीचे। अब आपको तो काटने छाटने का प्रक्रिया तो बहुत अच्छा से आता होगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 8 में आ चुके हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 9 चौके 36, ये 4 हुआ। तो हम बताएं कि सम के लिए ये लागू होगा, जब सम संख्या आ जाए इमेज में तो लागू कौन करना है, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए, बैठाइए, तो यहाँ कितना आ गया, 4, 4 - 1, घटाने पर कितना आया, 3। तो आप निकाल लिए कि 90 डिग्री पे कितना इमेज, 3 इमेज बनेगा। आपको होमवर्क भी देंगे, थोड़ा सब्र रखिए, फिर अगर और निकालना है तो। अब दूसरा पॉइंट देखिए, एक पॉइंट समझ गए, 90 डिग्री पे रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब, 3 प्रतिबिंब। चलिए ये समझ गए। बी देखिए, बी में है कि जब जो 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री पर झुका हो तो कितना बनेगा। उसी तरह से जितना 90 डिग्री पे था, अब 60 डिग्री पे रखे हैं तो कितना इमेज बनेगा। चलिए फिर से निकालते हैं इसको। अब 360 डिग्री बटा थीटा, 360 बटा
कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री। अब 0 से 0 ये डिग्री है, 0 0 खत्म। अब 6 6 36 यानी 6 हो गया, ये भी सम है ना। तो सम के लिए कौन लागू होगा, ये 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1, तो सम के लिए लागू ये करेंगे। तो 6 में से 1 घटाइए, बच गया 5। आप यहाँ देख सकते हैं किधर लिखा है 5 प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो, किसी वस्तु का दर्पण के बीच रखने पर 5 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। आपको तो समझ में आ चुका होगा। तो अब इससे और आगे आपको हम बताने वाले हैं कि कहाँ पे इमेज को रखेंगे, कितना डिग्री पर झुका के रखेंगे तो कितना इमेज हमको प्राप्त होगा। थोड़ा देखिए, हम साफ करते हैं इसको। देखिए ये दोनों को फॉर्मूला का लागू करने का अलग अलग तरीका है। सम होगा तो उसमें से -1 कर देना है, और विषम होगा तो उसी प्रकार से उसको छोड़ देना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे मानिए यहाँ लेते हैं 45 डिग्री, सबसे पहले तो 90 को ले लिए, 45 ले लेते हैं, क्या समझे, 80 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं 180। यहाँ पे 180 कर दीजिए, आपके बुक में दिया होगा, देखिएगा। तो सबसे पहले 90 को हम क्या निकाल लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री माइन बट्टा, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, थीटा इसलिए लिए क्योंकि एंगल को उससे इंडिकेट करना अच्छा होता है, थीटा। अब यहाँ पे हम लागू तब करेंगे जब सम आएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 360 कितना 90, कोण का मान कितना है 90 डिग्री। तो समझिए 0 से 0 को काट दीजिए, 9 चौके 36, बच गया कितना 4। हम बताए थे कि जब सम आ जाएगा तो उसमें से 1 को माइनस कर देना है, तो 4 - 1 बराबर 3। तो 90 डिग्री पर रखने से कितना इमेज, 3 इमेज आपको प्राप्त होंगे। चलिए तो 45 को अब देखते हैं। 90 को देख लिए, तो 90 को देखने में हमको क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ था, तो ये सम था 4, तो 4 में से 1 माइनस किए तो आया 3 प्रतिबिंब। अब हम 45 लगाएंगे, 45 कितना ऊपर 360 बट्टा नीचे 45, इसको आप काटिएगा तो ये 8 बार में कटेगा, ठीक है। तो 8 बार में कटेगा, ये भी सम है कि नहीं है। तो सम है तो इसमें भी -1 करेंगे, जब -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी आप दो समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पे झुका कर रखिएगा तो आपको 7 इमेज प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 180 पे चलते हैं। तो 180 कितना बार में कटता है, 360 बट्टा 180, ये डिग्री है, ये से ये खत्म, 18 दूनी 36, ये दो भी सम है। मजे की बात यह है कि सारा के सारा क्या है, सम संख्या है। तो सम के लिए एक ही दवा आपको बताया है कि उस दवा में 1 को घटा लीजिए, यानी 2 प्राप्त हुआ है तो उसमें से 1 घटा लीजिए, बच गया आपके पास 1, यानी आपका इमेज 1 प्राप्त होगा। कितना पे 180 डिग्री पे 1 इमेज। अब ये जो 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का हम यहाँ भी बता चुके हैं। देखिए 5 प्रतिबिंब, इसको फिर से अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए 360 डिग्री बटा 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 बार में तो कितना हो गया 6। तो ये भी सम है, इसमें से 1 और माइनस करेंगे तो बच गया 5। यानी आपको अगर 60 डिग्री पे दो समतल दर्पण को झुका के रखिएगा, 60 डिग्री का जब कोण बनेगा तो आपको समतल दर्पण में 5 इमेज प्राप्त होगा, ठीक है। तो इतना आप समझ चुके होंगे। इससे आगे हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा साफ करने के बाद आपको बहुपरावर्तन नहीं, यानी बहुमूर्तिदर्शी या फिर एक टेलीस्कोप होता है, उसको हम बताएंगे। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए एक और इसमें छूट रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे एक 0 डिग्री लेके चलते हैं। तो 0 डिग्री हम बताएं ये भी समतल दर्पण है, इधर से इसको सपोज करिए समतल दर्पण है, ये भी समतल दर्पण है। अब इसके बीच में वस्तु को जब रखेंगे तो इससे ये दर्पण और इससे ये दर्पण दोनों का कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। ये भी सीधे खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, थोड़ा सा भी झुकाव नहीं है। तो जब इसको 0 डिग्री पे रखेंगे तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा अनगिनत बनेगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ थोड़ा सा, जब 0 डिग्री पे रखेंगे, 0 डिग्री पे इनफाइनाइट, ये जो देख रहे हैं चिन्ह, ये इनफाइनाइट का है। तो
इसको हम लिख सकते हैं अनगिनत, अनगिनत प्रतिबिंब। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा अनगिनत प्रतिबिंब। तो चलिए इसको इतना साफ करने के बाद आपको आगे पढ़ाने वाले हैं बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी कहने का मतलब होता है कि इसमें जो है अनेक रंगों का नया नया डिजाइन, नया नया वर्जन इसी का उपयोग करके निकाला जाता है। इसमें है कि बहुमूर्तिदर्शी एक प्रकार का प्रकाशीय उपकरण है जिसके सहायता से विभिन्न प्रकार के रंगीन पैटर्न बनाए जाते हैं। ये आपको अगर बनाना हो तो आप घर पे भी बना सकते हैं। इसमें आपको कांच का 3 टुकड़ा लेना है और 3 टुकड़ों को आपस में कर्व कर करके जोड़ देना है। आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे अब यह वीडियो है उस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे क्या हो रहा है। आप देखिए इस वीडियो को पहले ध्यान से देख रहे होंगे। तो चलिए आप देखते रहिए, तब तक इधर हम स्टार्ट करते रहते हैं। यहाँ है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चूड़ियों के डिजाइन के निर्माण में अगर ये बना दिया जाए ऐसा उपकरण, उसके अंदर से चूड़ी को रख दिया जाए और उस बाहर से देखिएगा उसको घुराते रहिए, उसमें नया नया डिजाइन, नया नया वर्जन आपको दिखाई देगा। अगर आपको अच्छा से दिखना है तो देखिए यहाँ पे हम 3 किताब के सहायता से हम आपको समझाने वाला। देखिए जैसे एक ये किताब हो गया इस तरह से, इधर समझिए ऐसे, इस तरह से दर्पण को जोड़ देना है और दर्पण को जोड़ने के बाद नीचे से प्लास्टिक या पेपर से इसको ढक देना है और ढकने के बाद इसमें अंदर चूड़ी को रख कर आप घुराते रहिए, देखते रहिए, नया नया वर्जन दिखाई देगा इसमें। आप जैसा कि वीडियो में देखे हैं उसी प्रकार से ये नया नया कलर, नया नया डिजाइन के मतलब लॉन्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम दूसरा है, पहला तो है कि चूड़ियों का डिजाइन के निर्माण में, यानी इसका काम ही है कलरफुल बनाना, कलर को अलग अलग चेंज करना, कलर का वर्जन चेंज करना। चूड़ी को डिजाइन बना दिया, आगे साड़ी के रंगीन बनाने में, साड़ी को रंगीन बनाता है कौन, इसी से डिजाइन किया जाता है बहुमूर्तिदर्शी यानी कलाइडोस्कोप का उपयोग करके। तीसरा है टाइल्स के निर्माण में, जब आप घर में देखते होंगे अलग अलग रंग का, अलग अलग मतलब उसमें कलरफुल होता है, इसी कमाल है बहुमूर्तिदर्शी का ही कमाल है, कलाइडोस्कोप का। तो चलिए हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है ये वीडियो। हम जितना हमको आता है उससे हम बहुत अधिक प्रयास किए हैं आपको समझाने के लिए। तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है, आपको अच्छा लगा क्लास ये पूरा पढ़कर, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ राय जरूर दें, कैसा लगा क्या नहीं है, क्योंकि अगर गलती होती है तो अगला बार से, नेक्स्ट बार से सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ कमियां हैं, अगर आप उसको उजागर नहीं करेंगे तो फिर वही चलता रहेगा, है ना बात। तो उसको उजागर करिए, अगर कुछ कमी रह गई है पढ़ाने में, कहीं गलती है तो आप उसको बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।